Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the chapter number 4, defining the project. These are the objectives of the project: defining the project scope, establishing project priorities, creating the work breakdown structure, integrating the work breakdown structure with the organization, and finally coding the work breakdown structure in information system. So first of all, we will discuss about the scope. What is scope of the project? Scope is defined as the end result or mission of the project, a product or service for the client or customer in specific, tangible and measurable terms. स्कोप मीन्स कि हम प्रोजेक्ट के एंड पे क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, या हमारा मिशन क्या है, या हम क्लाइंट को और कस्टमर को हमने क्या डिलीवर करना है. फॉर एग्जांपल, हमने कोई बिल्डिंग बना के देनी है, कोई 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 सॉफ्टवेयर बना के देना है, और उसका फिर स्कोप क्या है, उसमें उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है. दिस इज कॉल्ड स्कोप. पर्पस ऑफ स्कोप स्टेटमेंट. अब पर्पस क्या है स्कोप स्टेटमेंट का? It helps to clearly define the deliverables for the end user to focus the project on successful completion of its goals. अगर हमने अपना प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट्स को क्लियरली डिफाइन किया है, हमें पता है कि हमने क्या एंड यूजर को डिलीवर करना है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम चीज़ों को बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हैं. गोल हमें पता होगा, हम उसी तरह से अपने आगे हम बात करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, डिलीवरेबल्स की. जब स्कोप क्लियर होगा तभी हम अपने डिलीवरेबल्स और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स को बेहतर तरह से बना सकते हैं. टू बी यूज द प्रोजेक्ट ओनर एंड पार्टिसिपेंट्स एज अ प्लानिंग टूल एंड फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट सक्सेस. प्रोजेक्ट स्कोप जो है, इससे हम ओनर को भी कन्विंस कर सकते हैं और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन बेहतर तरह से हो सकती है. प्रोजेक्ट स्कोप चेकलिस्ट. And these are the 6 things that comes in project scope checklist. Number 1, project objectives, deliverables, milestones, technical requirements, limits and exclusions, reviews with customer. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव की. प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का. फॉर एग्जांपल, हम कोई वैक्सीनेशन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि एट द एंड ऑफ 3 years और 4 years हमने कोई वैक्सीनेशन बनानी है, ठीक है, और वो इस पर्पस के लिए है, उसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं. उसके बाद हम उसके डिलीवरेबल्स क्या है, ठीक है, ये डिलीवरेबल्स को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. इस पे हम डिलीवरेबल्स बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन जब हमने करनी है तो सबसे पहले हम इनिशियल जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम कोई सैम्पलिंग करेंगे. इस तरह के डिलीवरेबल्स हो सकते हैं. फिर उसके बाद है माइलस्टोन्स. माइलस्टोन्स के अंदर डिलीवरेबल्स के बाद माइलस्टोन्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक डिलीवरेबल सेट किया कि हमने सबसे पहले जो है ये कोई सैम्पलिंग करनी है, उसको फिर उसके लिए माइलस्टोनिंग करते हैं. इसको फिर हमने इस माइलस्टोन को कब अचीव करना है, उसके लिए टाइम कितना लगना चाहिए या लगेगा, उसके बाद कॉस्ट क्या होगी और उसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए. उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी टेक्निकल्स रिक्वायरमेंट क्या है. फॉर एग्जांपल, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उसके अंदर कितने जो है हम डेटा रख सकते हैं. इस तरह की उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है. उसके बाद लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स. फिर उसके बाद आ जाता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है प्रोजेक्ट की, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एक्सक्लूड हैं या इंक्लूड नहीं है. फॉर एग्जांपल, हम कोई घर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, हमने कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या है. उसके अंदर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के अंदर कितने हमने किचन बनाने हैं, कितने वॉशरूम्स बनाने हैं, किस बिल्डिंग के अंदर किचन नहीं होगा, किस बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम होगा. ये सारी लिमिटेशंस और एक्सक्लूजन्स आ सकती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं. उसके बाद रिव्यूज विद कस्टमर. आखिर में हम फिर कस्टमर के साथ रिव्यू करते हैं कि ये स्कोप है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्कोप उनको फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा.
ये एक एग्जांपल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल से। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसल्ट अ हाई क्वालिटी custom home with 5 months at cost not to exceed 7 lakh US dollars। ठीक है। डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं? 2200 स्क्वायर फीट एंड 3 बाथरूम 4 बेडरूम, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। माइलस्टोन के अंदर क्या है? परमिट्स अप्रूव्ड, फर्स्ट माइलस्टोन है, फिर फाउंडेशन करनी है, फिर उसके बाद आगे हमने चीजें करनी है, ये माइलस्टोन हो सकते हैं। जिस तरह फाइनल जो माइलस्टोन है वो फाइनल इंस्पेक्शन है जो 7 जून को कर रहे हैं वो। उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? होम मस्ट मीट लोकल बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। ऑल विंडोज एंड डोर्स मस्ट बी। फिर उसके बाद जो मटेरियल की हो सकती है रिक्वायरमेंट्स के, ये इसी से रिक्वायर मटेरियल के साथ बने होने चाहिए। लिमिटेशंस में क्या है? द होम विल बी बिल्ट ऑन द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और फिर ओनर्स जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जांपल लैंड जो है वो ओनर ने प्रोवाइड करनी है। फिर इसके अलावा कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल नहीं हो सकती, ये सारी चीजें। और उसके बाद कस्टमर रिव्यू आ जाएगा कि हम कस्टमर के साथ बैठ के रिव्यू करेंगे कि ये स्कोप के अंदर चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही, जैसे कि कोई डिस्कशन होगी। प्रोजेक्ट स्कोप, terms and definitions. Scope statement, also called statement of work. Project charter can contain an expanded version of scope statement, a document authorizing the project manager to initiate and lead the project। तो सबसे पहले स्कोप स्टेटमेंट, जब हमने स्कोप बना लिया तो स्कोप स्टेटमेंट बन जाती है जो हमें हेल्प करती है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें बेहतर तरह से अपना जो ओनर है या हमारा जो स्पॉन्सर जो हमें कर रहे हैं उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट आ जाती है तो यहाँ से जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ऑथराइज हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकता है। स्कोप क्रीप, अब हमने स्कोप स्टेटमेंट बना ली, प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया, बट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स कि हमें अपने स्कोप के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। पहले कस्टमर कह रहा था जी मुझे जो घर चाहिए या मुझे जो घर के अंदर रूम्स या वॉशरूम चाहिए उनका साइज पहले वो छोटा बता रहा था, अब वो कह रहा है कि नहीं, वॉशरूम के अंदर या घर के अंदर ये चीजें और होनी चाहिए। अब हमें स्कोप को चेंज करना पड़ेगा। जब हमने स्कोप स्टेटमेंट बना ली, प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट कर लिया, उसके बाद अगर हम स्कोप के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसको स्कोप क्रीप कहते हैं। द टेंडेंसी फॉर द प्रोजेक्ट स्कोप टू एक्सपैंड ओवर टाइम ड्यू टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस एंड प्रायोरिटीज। अब अगर हम इस टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, सारी चीजें हो गई, तब हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उससे सारे हमारे जो प्रोजेक्ट के कॉन्स्टेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। टाइम ज्यादा हो सकता है, स्कोप, क्वालिटी और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है स्टैब्लिशिंग प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज। अब जो सेकंड स्टेप है उसके में हम प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। Causes of project trade-offs, shifts in the relative importance of criterions related the cost, time and performance parameters। तो इसमें फिर हम जो है बजट को स्टैब्लिश करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं और परफॉर्मेंस सेट करते हैं कि हमने क्या डिलीवर करना है। उसके बाद है जी मैनेजिंग द प्रायोरिटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ्स। कॉन्स्ट्रेन अ पैरामीटर इज अ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगे वो हम उसको फाइनल करते हैं। फिर उसके बाद इनहेंस आ जाता है कि अब हमने किस चीज को इनहेंस करना है। फॉर एग्जांपल हमने परफॉर्मेंस को या स्कोप को इनहेंस करना है, किस जो कॉन्स्ट्रेंट को हम इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेप्ट रिड्यूसिंग क्राइटेरियन रिक्वायरमेंट, फिर किस कॉन्स्ट्रेंट को या किस क्राइटेरियन रिक्वायरमेंट को हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लेके आना है, कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, हमें लगता है कि अगर हम ये चीज मार्केट के अंदर ले आएंगे तो हम जो है वो कंपेटिटिव एज ले जाएंगे या बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम इसमें देखेंगे
कि हम किस चीज को या किस क्राइटेरियन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि हमने टाइम के अंदर ही करना है, बट हम कॉस्ट को जो है वो कंप्रोमाइज करते हैं और कॉस्ट को ज्यादा कर लेते हैं, या जिस चीज को हम कंप्रोमाइज करते हैं वो उस एक्सेप्ट में आ जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेड ऑफ्स। तो पहले जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेड ऑफ्स थे उसमें स्कोप, कॉस्ट और टाइम आता था, लेकिन अब टाइम के साथ जो है क्वालिटी भी उसके अंदर आ गया है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। कॉस्ट, जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी किसी प्रोजेक्ट के अंदर, फिर टाइम जब हमने डिलीवर करना है टाइम आ गया, स्कोप, उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और क्वालिटी। तो ये चार चीजें जो हैं ये प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ्स में आती है। प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स। अब प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? फॉर एग्जांपल हमने किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है या किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एक साइड पे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इनहेंस है, एक्सेप्ट है, दूसरी साइड पे उसके जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम इनहेंस हो सकता है, परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, वो फिक्स है, और कॉस्ट जो है उसको हम कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रायोरिटी मैट्रिक्स जो है ये चेंज हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ +2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ जो है वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये वेरी करेगा कि हम प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हैं, कोई कंप्लायंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं या +2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स है ये उसी तरह से चेंज होगा। Creating the work breakdown structure. After making the scope statement, then in the third step, we can create the work breakdown structure. Work breakdown structure होता क्या है कि हमने जो एक मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट जो है उसको चीजों में उसको डिवाइड करते हैं, उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन हायरार्किकल आउटलाइन दैट आइडेंटिफाइज the products and work elements involved in a project, defines the relationship of the final deliverable to its sub-deliverables, and in turn their relationship to work package, best suited for design and build projects that have tangible outcomes rather than process oriented projects. तो इसमें थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगर तो हमारा प्रोजेक्ट के आउटकम्स टेंजिबल हैं तो वहां पे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जिसके आउटकम्स जो हैं जो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल हैं या प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, तो वहां पे हम प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हायरार्किकल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन है एक साइड पे। कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आ जाएगा। मेजर डिलीवरेबल्स में क्या है? डिलीवरेबल्स हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको जो है उसमें कोडिंग करनी है, ये डिलीवरेबल्स हो सकते हैं। फिर सब डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, सपोर्टिंग डिलीवरेबल्स। फिर ऐसे हम सब डिलीवरेबल्स बनाएंगे कि जिनको अचीव करके हम डिलीवरेबल्स तक पहुंच सके। फिर उसके बाद लोएस्ट डिलीवरेबल्स आ जाएंगे, लोएस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, उसके बाद कॉस्ट अकाउंट आएगा। फिर हम इन डिलीवरेबल, सब डिलीवरेबल और लोएस्ट डिलीवरेबल्स के ऊपर कॉस्ट जो है वो हम एस्टिमेट करेंगे। और सबसे एंड पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के सबसे एंड पे वर्क पैकेज आ जाएगा, जिसको हम यूज करते हुए लोएस्ट डिलीवरेबल, सब डिलीवरेबल, डिलीवरेबल्स को अचीव कर सकते हैं। हाउ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर helps a project manager. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स एवेल्यूएशन ऑफ कॉस्ट। जब हम अपना प्रॉपर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करेंगे और डिफरेंट चीजों में सब डिलीवरेबल्स और डिलीवरेबल्स में उसको डिवाइड कर लेंगे, तो हम इजीली कॉस्ट एवेल्यूएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम बनाना, एक बिल्डिंग के अंदर हम एक रूम को डिलीवरेबल कह देते हैं। फिर एक रूम के अंदर हमने डिफरेंट चीजें इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल वॉल्स बनानी है, पेंटिंग करनी है, फर्श डालना है, तो ये सब डिलीवरेबल्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कॉस्ट इजीली जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वॉल की कितनी कॉस्ट आएगी, उस पर कितना टाइम लगेगा, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी फिर हम प्रॉपर एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं
कि अगर एक वॉल बन गई है उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर, उसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज थी, टाइम हमने 2 दिन लगाने थे, उसको फिर हम उसकी क्वालिटी को भी जज कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो स्कोप है उसको इंश्योर कर सकें। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट टू ईच ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। फिर इसमें हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओवरऑल प्रोजेक्ट्स आपने 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, और आप जो सब डिलीवरेबल्स वगैरह के लिए टाइम कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं वो अगर हम पूरे कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम जो हमारा फिक्स टाइम है जिसके बाद हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, हम तब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? जिस तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रेकडाउन कर दिया जाता है कि कौन सी टीम, कौन सा ग्रुप, कौन सी जो है कौन सा डिपार्टमेंट किस वर्क पैकेज को करेगा, किस डिलीवरेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, which assigns project responsibilities to organization unit and individuals। तो इस तरह इजी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट को कर रही है उसके अंदर जो डिफरेंट लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू प्लान स्केड्यूल एंड बजट। इसमें हम इजीली प्लान कर सकते हैं चीज़ों को, उसकी स्केजुलिंग कर सकते हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर सकते हैं। इट डिफाइंस कम्युनिकेशन चैनल्स एंड assists in coordinating the various project elements। फिर अगर हम इजीली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हमें इजी रहेगा कि हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के, उनके साथ हम या अपर मैनेजमेंट के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसमें ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस बंदे ने या किस इंडिविजुअल ने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये हमें यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एग्जांपल है इसमें, फॉर एग्जांपल हमने कोई टैबलेट जो है वो प्रोटोटाइप डेवलप करना है, तो उसको हम डिलीवरेबल्स में करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर बनेगा, सीपीयू बनेगा, फिर उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है और कौन सी चीज़ें मोर आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब डिलीवरेबल्स आ जाएंगे, सीपीयू की पावर सप्लाई है, फ्लैश रोम है, इसी तरह से हार्डवेयर के सब डिलीवर्स आ जाएंगे, और इस तरह से हम उसको वर्क पैकेज तक डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें, अगर इस तरह से हम प्रॉपर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। पावर सप्लाई के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, पावर सप्लाई के लिए कितना बजट चाहिए, कितने दिन चाहिए, ये बहुत इजीली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। वर्क पैकेज, वर्क पैकेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के सबसे एंड पे जो लेवल होता है वो वर्क पैकेज होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई वॉल बनानी है, कोई फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो उस सबसे एंड पे जो उसका लेवल आएगा वो वर्क पैकेज होगा। इट इज आउटपुट ओरिएंटेड इन दैट इट डिफाइंस वर्क कि किस क्या काम करना है। आइडेंटिफाई टाइम टू कंप्लीट अ वर्क पैकेज, इसमें फिर हम आसानी से टाइम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जी 1 दिन लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 1 वीक लगेगा। आइडेंटिफाइज अ टाइम फेस बजट टू कंप्लीट अ वर्क पैकेज, कॉस्ट आसानी से जो है वो हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट, फिर इसमें कितने लोग चाहिए, कितने टेक्निकल लोग चाहिए, ये सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिट्स ऑफ वर्क, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज मॉनिटरिंग पॉइंट्स, माइलस्टोन्स फॉर मेजरिंग सक्सेस, फिर इसमें हम आसानी से माइलस्टोन्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। Integrating the work breakdown structure with organization. Organizational breakdown structure. It depicts how the firm is organized to discharge its work responsibility for a project. जिस तरह मैंने बात की कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ताकि जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर डिलीवरेबल हैं, सब डिलीवरेबल्स हैं, वर्क पैकेजेस हैं, उसको किसने करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अगर हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू समराइज ऑर्गेनाइजेशन वर्क यूनिट परफॉर्मेंस, फिर हम इससे
परफॉर्मेंस भी आसानी से जो है वो समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट के जुम्मे था जी, उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है, तो इससे हमें परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा जी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसने अपना जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कंप्लीट किया या नहीं किया, कितनी देर में किया। इट आइडेंटिफाइज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क पैकेजेस। तो हम आसानी से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी कौन बंदा या कौन ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट है वो किस वर्क पैकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट टाइज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। तो इसी तरह से हम कॉस्ट जो है वो भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हुई पुरानी जो है पिछली स्लाइड में एग्जांपल थी टैबलेट की, इसमें हार्डवेयर है, सीपीयू है, फॉर एग्जांपल इसमें पावर सप्लाई है। अब हम इसमें देखते जाएंगे जी पावर सप्लाई किसने करनी है, फ्लैश रोम किसने बनाना है, बैटरी चार्जर किसने करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें सबसे एंड में डिजाइन कॉस्ट अकाउंट इसको देखेंगे, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। क्यूसी टेस्ट ये कॉस्ट अकाउंट देखेगा, सही है। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले देखेगा। तो इस तरह से हम आसानी से ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस यूनिट ने कौन से वर्क पैकेज पे काम करना है। कोडिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करेंगे, सारे जो डिलीवरेबल्स हैं, सब डिलीवरेबल्स हैं, लोएस्ट डिलीवरेबल्स हैं, वर्क पैकेजेस हैं, उसको आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे तो हम कोडिंग भी आसानी से उस पर कर सकते हैं। इट डिफाइंस लेवल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे कि कौन किस एलिमेंट ने, किस यूनिट ने किस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या वर्क पैकेज पे काम करना है। फिर वर्क पैकेजेस इसमें हमें पता चल जाएंगे कि डिफरेंट वर्क पैकेजेस कौन से हैं। फिर बजट एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे आसानी से तो हमारे पास बजट एस्टिमेशन और कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इट अलाउज रिपोर्ट्स टू बी कंसोलिडेटेड एट एनी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये एक एग्जांपल है कोडिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्लिम टैबलेट प्रोटोटाइप हार्डवेयर। इस पे हमने हार्डवेयर के अंदर जो है वो कैमरास जो है वो 1.1.1 आ जाएगा, स्पीकर्स आ जाएंगे ये। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो डिलीवरेबल सीपीयू है, उसमें पावर सप्लाई आ जाएगा। इस तरह से हम कोडिंग करते जाएंगे और हम आसानी से फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्क पैकेज, फॉर एग्जांपल ए वर्क पैकेज में कितना काम हुआ, उसके लिए कितना टाइम फिक्स हुआ था, उसकी कॉस्ट क्या थी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। तो हम आसानी से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनके जो आउटकम्स जो टेंजिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके आउटकम्स टेंजिबल हैं, तो उसके लिए जो है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज होता है। और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके आउटकम जो हैं वो इतने टेंजिबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या हमने कहीं पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसके जो आउटकम्स अगर इतने टेंजिबल नहीं है तो उसके लिए प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले एनालिसिस आ गया। अब एनालिसिस जो है ये कोई इतना टेंजिबल नहीं है, एक बंदे ने बैठ के एनालिसिस करना है और कुछ जो है वो अपनी उसने कमेंट्स वगैरह देने हैं। उसके बाद डिजाइन आ गया, उसके बाद कंस्ट्रक्ट टेस्ट रोल आउट आ गया, इसके बाद डिजाइन के अंदर डिफरेंट लेवल्स आ गए। इसको हम प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अब हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फाइनल कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कर लिया। अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा तो प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, वो भी हमने फाइनल कर लिया। फिर हम आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। It summarizes the task to be accomplished and who is responsible for what on the project. It lists the project activities and participants. We can easily list down the activities and participants, who is responsible for what. It clarifies the critical interfaces between units and individuals that use coordination.
In some cases, we have a critical things have to do in the project. For that things, we can easily identify that X thing or X work package need coordination between 2 or 3 projects. So if we identify and if we make the responsibility matrix, we can highlight who needs the coordination. It provides a means for all participants to view their responsibilities and agree on their assignments. So इसमें भी हम फिर आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक बंदे को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, उससे हम निगोशिएट करते हैं कि वो एग्री कर रहा है असाइनमेंट पे, फॉर एग्जांपल कितने दिनों में करना है, तो वो बंदा एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा. It clarifies the extent or type of authority that can be exercised by each participant. फिर अथॉरिटी किसके पास है, कौन मैनेजर है, कौन ने किस बंदे ने किसको जवाब देना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी. This is one of the example of responsibility matrix for market research project. For example, there are the different tasks: identify target out customers, develops draft questionnaire, pilot test questionnaire, finalize questionnaire, print questionnaire. So this is a project team. Richard, for example, will be responsible for identify target customers. Dan is also responsible. उसके बाद लिंडा जो है वो responsible है. उसके बाद ड्राफ्ट क्वेश्चनियर जो है उसके लिए रिचर्ड रिस्पॉन्सिबल है. तो इस तरह से हम डिफरेंट टीम्स मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन कर सकते हैं. उसके बाद ये एक और एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, इसके अंदर कितने लोग हमने एलोकेट करने हैं या रिसोर्सेज हम कितने एलोकेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है. नंबर फर्स्ट डिलीवरेबल है जी आर्किटेक्चरल डिजाइन. तो इसमें हमने एक डिजाइन के ऊपर एक बंदा लगाया, डेवलपमेंट के ऊपर 2 लगाए, उसके बाद टेस्टिंग 2 लोग करेंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस पे 3 लोग करेंगे. सही है. इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को भी हम जो है वो एस्टिमेशन उसकी कर सकते हैं, किस काम के लिए कितने रिसोर्सेज जो है वो चाहिए. उसके बाद स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन है. अब हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है. तो सबसे पहले इस बात को समझें कि स्टेक होल्डर्स के अंदर कुछ लोग जो है वो हाई पावर्ड होते हैं जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो गई, या जो स्पॉन्सर है, या ऑनर है, या जो जो इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, वो हाई पावर हो सकते हैं जो कि आपके जो आउटकम्स हैं या आपने जो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करनी है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अब उनको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, और जो लोग लो पावर्ड हैं उनको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी. इसी तरह से इंटरेस्ट को देखें, कुछ लोगों का प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों का कम होगा. तो हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन जो है या डिफरेंट कम्युनिकेशन जो करनी है वो भी डिफरेंट तरह से करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर स्टेक होल्डर्स जो है वो हाई पावर्ड हैं तो हमें उनको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, और ऐसे इंडिविजुअल्स के जो में काम लगाना पड़ेगा जो उनको सेटिस्फाई रख सकें और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. अगर स्टेक होल्डर जो है लो इंटरेस्ट और लो पावर्ड हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और ये जी पर्सन और बी पर्सन हो सकता है फॉर एग्जांपल. और अगर हाई पावर्ड है और हाई इंटरेस्ट है तो मैनेज क्लोजली, और अगर लो इंटरेस्ट है और लो पावर्ड है कीप इन्फॉर्म. इस तरह की डिफरेंट जो है लोग जो है हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन कर सकते हैं. प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान. उसके बाद प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान हम बनाते हैं. उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड एंड व्हेन, हु विल रिसीव द इंफॉर्मेशन. कौन इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल मैनेजर करेगा या कोई और बंदा करेगा. व्हाट मेथड्स विल बी यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन. कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैसे करेंगे. उसके बाद व्हाट आर द लिमिट्स इफ एनी on how has access to certain kinds of information. अब उसकी लिमिट्स क्या हैं, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए और कितनी नहीं चाहिए. when will the information will be communicated, कब इंफॉर्मेशन जो है ये कम्युनिकेट करनी है, ये उसमें आ जाएगा. how will it to be communicated, किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी. इंफॉर्मेशन नीड्स. अब एक प्रोजेक्ट के लिए
कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स एक मैनेजर को, या जो अपर मैनेजमेंट है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन ये इस तरह की हो सकती है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। डिलीवरेबल इश्यूज के डिलीवरेबल के इश्यूज हो सकते हैं, कितने डिलीवरेबल्स हैं, डिलीवरेबल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अपने कॉन्स्टेंट्स के अंदर। चेंजेस इन स्कोप, अगर कुछ स्कोप के अंदर चेंजेस आई हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। टीम स्टेटस मीटिंग, फिर टीम्स में मीटिंग्स कितनी हो रही हैं, वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। गेटिंग डिसीजंस पे डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रही है। एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट, चेंजेस, एक्शन आइटम्स और माइलस्टोन रिपोर्ट्स, ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। डेवलपिंग अ कम्युनिकेशन प्लान। अब उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हम कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करेंगे। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स एनालिसिस हो जाएगा, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, गवर्नमेंट है, लोकल है, प्राइवेट लोग हैं, कौन से लोग हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन नीड्स, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स क्या होगा इंफॉर्मेशन का, आपने किस बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर डिसिमिनेशन मोड्स क्या होंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेस्टिंग, ये सारी कम्युनिकेशन प्लान के अंदर आ जाएंगी चीजें। अब ये एक एग्जांपल है, शेल ऑयल रिसर्च प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान। इसमें व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह हमने देखा माइलस्टोन रिपोर्ट हो गई। टारगेट ऑडियंस क्या है जी, सीनियर मैनेजमेंट को बताना है, स्टाफ और कस्टमर्स को भी बताना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी बताना है। व्हेन, बाय मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, डे डे बाय डे चाहिए। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू करनी है, कैसे करनी है, हार्ड कॉपी में भेजना है, प्रोवाइडर कौन है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर है या टीम कोऑर्डिनेटर है, टीम रिकॉर्डर है। टीम रिकॉर्डर हो सकता है इसमें, फिर डिजाइन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इसमें सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसने किससे कम्युनिकेशन करनी है, किस चीज की कम्युनिकेशन करनी है, कब करनी है, टाइम कितना उसमें होना चाहिए, और प्रोवाइडर कौन होगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ओके जी, ये चैप्टर है डिफाइन द प्रोजेक्ट्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस पे कर सकते हैं शेयर।